नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएम धामी का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सीएम धामी ने दिया बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। रुड़की में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, बीजेपी सदस्य बनने को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह। हल्द्वानी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। आमजन के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली जन आक्रोश रैली। प्रदेश सरकार पर हमलावर हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता। रामनगर मंडी में अव्यवस्था को लेकर चर्चा। मंडी परिषद अध्यक्ष ने मंडी का किया निरीक्षण। दुकानों का कार्य तेजी से करने की बात कही। नैनीताल में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर छापेमारी। एसएसपी के निर्देश पर की गई छापेमारी। 168 मकान मालिकों के काटे गए कोर्ट चालान। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी हैं। सीएम धामी ने हरियाणा के मुआना में बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार गौतम के समर्थन में आयोजित जनसभा में शिरकत की। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुआना का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो सुविधा अब आपके घर के पास मिलेगी। अब आपको दूर दूर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, एक समय था हरियाणा में पानी की किल्लत हुआ करती थी। इस पानी की किल्लत को दूर करने का काम भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है और 100% घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने किया है, जो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने के साथ साथ 50 लाख परिवारों को मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की हमारी सरकार ने प्रदेश के लगभग 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ ही 5.5 लाख स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का काम हरियाणा के अंदर किया है। किसानों की बात करें तो किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ करने के साथ ही फसलों के नुकसान पर 12,500 करोड़ रुपए मुआवजा और 24 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी अगर किसी ने सुनिश्चित की है, वह भी इसी भाजपा सरकार ने की है भाइयों। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। इसके साथ साथ देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो पहले देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुए, चाहे वो जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, अन्न योजना हो, किसान सम्मान निधि से हर एक किसान भाई को सम्मान देने का काम हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं हमारी माताएं बहनें बैठी हैं सामने। लखपति दीदी योजना, शौचालय बना, घर घर शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया हो। एक समय था कि पूरे हरियाणा की, जब मैं भी छोटा था, मैं भी पढ़ता था तो सुनता था, पूरे हरियाणा की ऐसी छवि बन गई थी कि भ्रूण हत्या होती है, बेटियों का विरोध करने वाले राज्य के रूप में हरियाणा की एक पहचान बन गई थी भाइयों बहनों। लेकिन पिछले 10 सालों में इस पहचान से बाहर निकालने का काम, इस छवि को बदलने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे लाने के रूप में हो रही है और आज जो रेशियो है 900 के आसपास पहुंच गया है। एक समय रेशियो कहां पहुंच गया था आप सबको पता है भाइयों बहनों। जहां ये चुनाव चल रहा है, महाभारत का समर भी यही हुआ था, धर्म और अधर्म का युद्ध भी इसी हरियाणा की धरती में हुआ था, इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। और यह भी एक धर्म युद्ध है। एक और भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके साथी सहयोगी यहाँ के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी जी हैं,
हमारे दादा रामकुमार गौतम जी भी यहां पर गांडी और धनुष लेकर आप सबके बीच में आए हुए हैं। आपको धर्म के साथ खड़ा होना है कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना है जो हरियाणा को फिर से भ्रष्टाचार में धकेलना चाहते हैं, जातिवाद और परिवारवाद के दलदल में फंसाना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी दादा रामकुमार जी यहां से बोल रहे थे कि किस प्रकार से पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था। भाइयों बहनों, हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2014 से पहले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिलती थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। नौकरी मिलती थी जो पर्ची खर्ची का सिस्टम चलाता था, जो रिश्वत देता था, जो काबिल नहीं होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल के अंदर 1.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। एक भी नौकरी में कहीं पर ये मामला नहीं आया कि भाई भतीजावाद हुआ है, पैसा लेकर नौकरी दी गई है या कोई पेपर आउट किया गया है, नकल कराई गई है। ये उपलब्धि है भारतीय। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। अब दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव को लेकर सीएम धामी ने यह बयान दिया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी बनाएगी पूर्ण बहुमत से सरकार। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिल रहा है जनता का समर्थन। जम्मू कश्मीर की जनता भारी संख्या में कर रही है मतदान। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में पहली बार बढ़ा पर्यटन और रोजगार, ये सीएम धामी का कहना है। जम्मू कश्मीर के लोग एक नई सरकार बनाने को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में भी बनेगी डबल इंजन की सरकार, होगा राज्य का भरपूर विकास, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीएम धामी का ये बड़ा बयान जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आया है। कश्मीर के लोग इस बार ऐतिहासिक रूप से अपना मत दे रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं। और जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त होने के बाद और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के कालखंड में वहां पर पर्यटन बढ़ा है, नौजवान युवाओं के लिए रोजगार बढ़ा है, आतंकवादी अलगाववादी घटनाएं कम हुई हैं और जम्मू और कश्मीर एक नई राह पर चला है। वहां के लोग नई सरकार चुनने जा रहे हैं और नई सरकार ऐसी सरकार होगी जो दिल्ली के साथ अपना ठीक प्रकार का सामंजस्य रखेगी, दिल्ली के साथ चलने वाली सरकार होगी और डबल इंजन की सरकार। रुड़की में संगठन पर्व सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं। बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किए गए जनमानस के कार्य और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य दोनों इतने अच्छे रूप में किए गए हैं, जिनसे जनता के बीच में बीजेपी का सदस्य बनने के लिए एक उत्साहित माहौल बना हुआ है। जनमानस के लोग खुद ही बीजेपी की सदस्यता लेकर के राष्ट्रहित में अपना योगदान कर रहे हैं। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान में हरिद्वार जनपद बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। साथ ही उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रामनगर मंडी हमेशा से ही अव्यवस्थाओं के चलते सुर्खियों में रही है। इस बार चर्चा का विषय मंडी में बनने वाली 50 दुकानें हैं, जिसे लेकर के मंडी परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने रामनगर मंडी का निरीक्षण किया है। उन्होंने किसान बाजार के लेआउट के लिए सहायक अभियंता AK सिंह को किसान बाजार की 50 दुकानों का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंडी में स्थित पुलिस चौकी को स्थानांतरण करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर बड़ी मंडी परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने बताया कि मंडी के दोनों गेट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और हाईटेक कैंटीन भी यहां पर बनाई जाएगी। इसके अलावा टीन सेट में जो है स्वित्त पोषित में दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दुकान विहीन लाइसेंस को दुकान आवंटित की जाएगी। साथ ही मंडी में अवशेष सड़कों का निर्माण किया जाएगा। नैनीताल में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए SSP प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बिना सत्यापन फड़, फेरी, ऑटो रिक्शा चालकों और बिना सत्यापन के किराएदार रखने वालों की चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस विभाग ने बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले 330 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। 168 मकान मालिक के कोर्ट चालान कर
जो है कोर्ट के चालान कर 16 लाख से अधिक रुपए का चालान वसूल किया गया है। पुलिस ने नागरिकों से किराएदारों का सत्यापन कराने और नैनीताल पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर भरत विहार में फ्लैट बनाने को लेकर के जो है लोगों में, वहां के जो निवासी हैं उनमें काफी गुस्सा देखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से दे रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश के भरत विहार में फ्लैट्स बनाए जाने को लेकर भरत विहार के निवासियों में आक्रोश है। फ्लैट्स बनाने को लेकर भरत विहार जन कल्याण समिति कर रही है विरोध। फ्लैट्स बनाने के विरोध में भरत विहार जन कल्याण समिति ने एमडीडीए को दिया है ज्ञापन। ज्ञापन में फ्लैट्स बनाने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भरत विहार में विवादित खसरा होने के कारण नहीं है दाखिल खारिज। विवादित खसरा और दाखिल खारिज न होने के कारण एमडीडीए से नहीं हो रहा है मानचित्र स्वीकृत। बिल्डर बना रहे हैं अवैध फ्लैट्स। अवैध फ्लैटों के विरोध में भरत विहार जन कल्याण समिति ने लगाया चेतावनी बोर्ड। चेतावनी बोर्ड में लिखा, बिल्डरों द्वारा भरत विहार में फ्लैट्स बनाए जाने का समिति करेगी विरोध। उपभोक्ताओं से अपील की है, एमडीडीए से बिना मानचित्र के स्वीकृत फ्लैटों को खरीदने से बचे, ये भी कहा गया है। दशहरे के बाद इन अवैध फ्लैटों के खिलाफ उच्च न्यायालय में होगी जनहित याचिका दायर। विवादित खसरा होने के कारण जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय से आ सकता है बड़ा निर्णय। जनहित याचिका के बाद नहीं चलेगी राजनेताओं की सिफारिश और न ही धनबल की ताकत। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ऋषिकेश के भरत विहार से, जहां पर फ्लैट्स बनाए जाने को लेकर के भरत विहार निवासियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से हम दे रहे हैं, जहां पर भरत विहार के जो निवासी हैं उनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि जो फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं उनको लेकर के वो विरोध जता रहे हैं। फ्लैट्स बनाने को लेकर भरत विहार जन कल्याण समिति जो है वो विरोध कर रही है। फ्लैट्स बनाने के विरोध में भरत विहार जन कल्याण समिति ने एमडीडीए को भी ज्ञापन सौंपा है कि इस तरीके के अवैध फ्लैट्स जो है वो ना बनाए जाए। ज्ञापन में फ्लैट्स बनाने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है और भरत विहार में विवादित खसरा होने के कारण नहीं है दाखिल खारिज। तो विवादित खसरा और दाखिल खारिज न होने के कारण एमडीडीए से नहीं हो पा रहा है मानचित्र स्वीकृत। बिल्डर बना रहे हैं अवैध फ्लैट्स, यानी अभी भी बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। अवैध फ्लैटों के विरोध में भरत विहार जन कल्याण समिति ने चेतावनी बोर्ड लगाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, एक बार फिर से ये अवैध फ्लैट बनाने का जो मामला है वो सामने आया है। कहा जा रहा है कि इस पर ज्ञापन भी दे दिया गया एमडीडीए को। तो क्या है ये पूरा मामला, पहले समझाइए। सबसे बड़ी बात है, अभी हम पिछले कहें तो कुछ अभी एक सप्ताह पहले हमने लगातार एक जनहित में ही हम खबरें चलाई थी और चलाई थी कि भरत विहार में जहां फ्लैट्स बन रहे थे, जहां पर दाखिल खारिज नहीं है, जहां का खसरा जो है वो विवाद में है, विवादित है, और वहां फ्लैट बनाए जा रहे हैं। जिसके बाद हरकत में आए थे एमडीडी के अधिकारी शशांक। उन्होंने जाके वहां पर 3 बड़ी इमारतों को सील भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां के निवासी हैं, जो वहां की समिति है जो बनी हुई है, रिटायर्ड लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर, उनका यही कहना है कि ये कॉलोनी में जो बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है, इससे बहुत दिक्कतें आ रही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये घर बनने चाहिए, घर के लिए यहाँ पर सब लोगों ने फ्लैट लिए, लेकिन यहाँ पर बिल्डर्स बिना मानचित्र स्वीकृत किए, क्योंकि यहाँ मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकते एमडीडीए विभाग से, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो अभी दाखिल खारिज नहीं होती तहसील में, क्योंकि यहाँ का जो पूरा एरिया है, एक जो खसरा है वहाँ का 279 वो विवादित है। इसलिए लगातार वो विरोध कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने जगह जगह बोर्ड भी लगाए हैं कि आप अगर इस टाइप के फ्लैट बनाएंगे तो हम लगातार विरोध करेंगे। उसको लेकर उन्होंने एमडीडी कार्यालय ऋषिकेश में ज्ञापन भी दिया है कि इन अवैध जो फ्लैट्स बन रहे हैं इनको रोका जा सके, जिससे हम लोग सब सुरक्षित रह सके। तो इसको लेकर लगातार उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। तो इसी चीज को हम भी जनहित में चला रहे हैं। तो हमने भी एक अपील की है, जो उपभोक्ता लोग हैं जो फ्लैट्स खरीदते हैं, हमने यही कहा है कि आप उनका नक्शा ना देखें, आप एमडीडीए से मानचित्र स्वीकृत होता है वो देखें, क्योंकि उनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। इसलिए आप अगर वह फ्लैट्स खरीदे
तो देखभाल खरीदे और ऐसे फ्लैट खरीदो से बचे, कहीं ना कहीं आपको आगे कई परेशानियों का ना सामना करना पड़े। तो ये एक कबीर हमने की है और बताया जा रहा है कि दशहरे के बाद, क्योंकि यहाँ चीफ जस्टिस अभी चेंज हो रहे हैं और जब नए चीफ जस्टिस आएंगे यहाँ पर दशहरे के बाद, तो बताया जा रहा है कि इस पर जनहित याचिका भी बहुत डलने वाली है। अभी हम कहें तो विस्थापित कॉलोनी भी वहाँ की समिति में डाली थी, जिसके बाद वहाँ काफी अवैध बिल्डिंगें सील हुई थी और वही स्थिति अब हम देख रहे हैं कि यही भरत विहार में भी आ रही है। यहाँ पर भी एक जनहित याचिका डालने का पूरी कार्रवाई लगभग फाइनल फेयर चली गई है और लोग वहां डालेंगे। उनको यही कहना है कि जब पहले से ही पूरी लैंड पे विवाद और जब हम न्यायालय में डालें तो कहीं ना कहीं इसका निर्णय आएगा बहुत अच्छा और जिससे इस पे एक बड़ी कार्रवाई भी होगी। तो इसको लेकर लगातार वहां के निवासी आंदोलन है, लगातार वो कह भी रहे हैं और उसी चीज को चर्चा करते हुए हम लगातार उपभोक्ताओं से अपनी बात कहते हैं कि आप भी घर जो होता है एक बार लिया जाता है, बार बार आप नहीं ले सकते, इसे देखभाल के निर्णय लें और उचित हो सके तो इस इलाके में अपनी खरीदारी से बचें। तो ये लगातार अपील कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो भी लैंड है विवादित है, नक्शे पास नहीं हो सकते और बिल्डर जहाँ अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं और कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय में भी जब ये मामला जाएगा तो कई राजनेताओं से सिफारिश होती है, दल बल पे कहीं चीज रुकवा भी देते हैं। तो जब माननीय उच्च न्यायालय में चला जाएगा वहां को डिसीजन आएगा तो ये चीजें भी इनकी नाकारी साबित हो जाएगी बिल्डरों की। तो इसीलिए उपभोक्ताओं से है कि आप देखभाल के करें और ऐसी जगहों से बचने का प्रयास करें। बिल्कुल, लेकिन एक तो बड़ी बात यह भी सामने आई है कि पहले जो था लोग इसका विरोध ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन जब से हम लगातार इस तरीके की खबरों को चलाते हैं, जो भी अवैध निर्माण होता है, चाहे जहां पर भी सीलिंग की कार्रवाई होती है, तो अब कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं। चाहे जो जन कल्याण समिति हो, उसके थ्रू लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, इस तरीके के बोर्ड बैनर लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोगों में थोड़ा जागरूकता आई है इन चीजों को लेकर के। बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार जब इस प्रकार के अंदर की चर्चे जाते हैं लोगों को सावधान करते हैं और ये चर्चाएं चलती भी हैं कि जब लोग देखते हैं, सुनते हैं, सब चीज देखते हैं तो उनको यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये बातें बड़ी उचित है। तो इससे लोगों को जागृति भी चाहिए। लोग अब बछुट के भी चीजें खरीद रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि आपके पास बिल्डिंग का जो नक्शा है दिखाइए, आप पास है नहीं है, और ये कई जगह विरोध भी लगातार चल रहा है। तो इससे जितनी ये अवैध चीजें होंगी ये कहीं ना कहीं रुकने में होंगी। तो आप सही से भी खरीदे, मकान एक बार खरीदा जाता है, अगर आप एक बार खरीद लिया और वो पास नहीं है, बाद में कहीं दिखते हैं कुछ है, तो उन उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं लोग भी जागृत हो रहे हैं। एक जो हमारी जनहित मुहिम चल रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होता भी दिखाई दे रहा है। और हमारा भी यही कहना है कि जो बिल्डर्स बनाते हैं आप उपभोक्ताओं को बेच बाज के चले जाएंगे, पर उनको ऐसी चीज को दें जो बिल्कुल ठीक ठाक हो और उनको कभी परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके लगातार हमारी मुहिम जारी है और लगातार इस जनहित में हमारी मुहिम जारी रहेगी। तो ये जन कल्याण समिति द्वारा जो एमडीडीए को ज्ञापन सौंपा गया है इस पर कार्रवाई के लिए, चाहे सीलिंग की कार्रवाई के लिए, तो किसी भी तरीके का एक्शन होने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, अगर हम कहें तो आप देख भी रहे हो इस टीवीसी में लगातार वहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं और अभी हमने पिछले दिनों जब ये काफी विरोध हुआ था तो वहां पर उसी इलाके में एमडीडीए के जो अधिकारी हैं यहाँ पर उन्होंने जाके वहां पर सीलिंग की कार्रवाई भी की थी और 3 बड़े सीलिंग भी हो, तो कहीं ना कहीं वो हड़कंप भी बचा। उसके बाद फिर जो अन्य बिल्डर्स थे वो लगातार कहीं ना कहीं अपने आका को पकड़ना शुरू ने कर दिया, आकाओं से प्रेशर डलाना शुरू कर दिया। पर सबसे बड़ी बात है, लोगों को यही कहना है कि अगर कब तक आकाओं से प्रेशर होगा, जब मामला उच्च न्यायालय में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उस टाइम ये धनबल भी और ये उनके आकाओं के जो प्रेशर होंगे विभाग के ऊपर वो भी कहीं खत्म हो जाएंगे। तो इसी को देखते हुए अब ये भी किया जा रहा है कि जनहित याचिका इसमें डाली जाए ताकि एक स्पष्ट निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का आए तो जो ये अवैध काम करने वाले कहीं ना कहीं उन पे अंकुश लगे सके। और इसी चीज को देखते हुए लोगों ने इसकी प्लानिंग भी कर दी और बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही, क्योंकि यहाँ जो चीफ जस्टिस हैं वो 10 तारीख को रिटायर होना, उसके बाद नए चीफ जस्टिस आने, तो यही सोचा जाए जब नए चीफ जस्टिस आ जाए यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में तो एक सारे कागज इकट्ठे करके माननीय उच्च न्यायालय में ये दायर किया जाए कि ये धोखे जो हो रहे हैं उपभोक्ताओं के साथ ये बंद होनी चाहिए। इसी चीज को लेकर लोगों की प्लानिंग है और मुझे लगता है कि जब कोई मामला न्यायालय में जाएगा तो कहीं ना कहीं उचित निर्णय जो रहेगा जो दोनों के लिए होगा, जो अवैध बिल्डिंग रहे हैं उनके खिलाफ होगा और जो उपभोक्ता है कहीं ना कहीं उनके पक्ष में होगा कि भविष्य में और लोग जो है इस प्रकार के काम ना कर सके। लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से और समझाइए कि एमडीडीए की तरफ से ये मानचित्र पास क्यों नहीं हुआ, विवादित खसरा क्या होता है, तो इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए। हाँ ज्योति, सबसे बड़ी बात कहें ये जो बंगला जो कहें तो ये जो भरत विहार इलाका है, यहाँ जितनी भी लैंड है ये काफी समय से यहाँ पर इस लैंड को लेकर विवाद चल रहा था
और विवाद ये चल रहा है, सरकार का विवाद चल रहा था, और हम लगातार देख रहे हैं जितने भी उस एरिया में है, और पिछले कई साल पुरानी बातें हैं, वहां पर ऐसा विवाद हुआ जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है, क्योंकि माननीय न्यायालय में भी ये चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी सुलझा नहीं है। और वहां के जब तक कहा जाता है कि आपकी जमीन का रजिस्ट्री भले हो जाए, जब तक तहसील में दाखिल खारिज ना हो जाए, तो उस चीज को पूर्ण नहीं माना जाता। और जहां का दाखिल खारिज नहीं होता, वहां का फिर आपको विभाग से जो है नक्शे पास नहीं होते, बैंक लोन नहीं होते तो प्राइवेट लोन होते हैं, लेकिन रजिस्ट्रियां जो हो जाती हैं, तो बस वो रजिस्ट्रियां करा के कहीं ना कहीं लोग अब इस कामों में लग गए। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जब वहाँ एक बिल्डिंग स्टार्ट तो लोगों ने नहीं कहा, लेकिन जब वहाँ कुतुब मीनार की तरह वहाँ बिल्डिंगें खड़ी होनी शुरू हो गई, तो वहाँ के निवासियों में आक्रोश व्याप्त हुआ। उन्होंने कहा ये क्या चीजें हो रही हैं, यहाँ तो हमने खुद लोगों ने रहने के लिए मकान बनाने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े उच्च न्यायालय कभी भी कोई बड़ी बात हो सकती है, तो उसका लेकर कहीं ना कहीं डरे हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने इसका जाके विरोध किया, वहाँ जगह बोर्ड लगाए और लोग भी कर रहे हैं। ज्ञापन यहाँ पर माननीय जो एमडीडी विभाग है उनको सौंपा है यहाँ पर, और उचित कार्रवाई की मांग की है कि आपने ये भी उसमें लिखा है कि आपने एक प्रयास किया था। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि इसीलिए जो है लोग अब जागरूक हो गए हैं और अब लगातार मांग उठा रहे हैं, और बहुत जरूरी भी है इन चीजों पर एक्शन करना। फिलहाल आप इस मामले पर नजर बनाए रखेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और तो चलिए खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली से जुड़ी हुई ये खबर है। हल्द्वानी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली हुई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आमजन के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली है ये जन आक्रोश रैली। प्रदेश सरकार पर हमलावर हुए दिग्गज नेता। रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सुमित हृदय समेत जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। रैली में भारी संख्या में पहुंचे हैं लोग। कार्यकर्ताओं ने जमकर किया है प्रदर्शन। रैली हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान से जिलाधिकारी कैंप तक निकाली गई। कांग्रेस ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है। भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जैसे मुद्दों को लेकर के हल्ला बोल यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आई है। बीजेपी सरकार से जनता हो चुकी है त्रस्त, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है। प्रदेश सरकार और अधिकारी अपना रहे हैं तानाशाही रवैया, ये यशपाल आर्य ने कहा है। कुमाऊं मंडल में पिछले दिनों हुई भारी आपदा के चलते पहुंचा है भारी नुकसान। सरकार और जिला प्रशासन नहीं कर रहा है कोई काम, ये कहना है कांग्रेस का। प्रदेश में बढ़ रही है महिलाओं के प्रति अपराध। महिलाओं में है डर का माहौल। भ्रष्टाचार ने लांघी सारी सीमाएं। हल्द्वानी के किसानों की जमीनों को छीना जा रहा है, ये कह रही है कांग्रेस। बीजेपी सरकार के रहते हुए बड़ी महंगाई और बेरोजगारी, भू कानून को लेकर सरकार कर रही दोहरी बात, ये कहना है कांग्रेस का। यानी काफी आक्रोशित नजर आ रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी सरकार से कुछ लोगों के पर हजारों की त्रस्त हो चुकी है, हजारों की संख्या में आम जनता ने और हमारे कांग्रेस के लगातार पूरे जिले कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। देख रहा हूँ कानून का राज अब रहा नहीं, अपराधी बेखौफ हो चुका है। लगातार हमारे महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ते जा रहा है। कांग्रेस परिवार डर और भय का माहौल महिलाओं में है। घर से निकलना दुभर हो गया है। भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, और जिस तरह से आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, उसी तरह से नैनीताल का बल्दिया नाला हो, चाहे रक्षा नाला हो, जाने का हो, चाहे कलशा नाला हो, ये पूरा क्षेत्र के लोग प्रभावित हो चुके हैं। घर टूट रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जो छोटे मझोले लोग हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, और रिंग रोड के नाम पर जो किसान हैं हल्द्वानी के, उनकी जमीनों का जबरन छीना जा रहा है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम है आज वो धूल खाक रहा है। आज वहाँ पर कोई खेल नहीं हो रहे हैं, और यहाँ तक कि उसके अस्तित्व गौला रेती से उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। गौला रेती का पुल भी ध्वस्त है। जबरानी बाग एक महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस की देन रही है। आज चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हम जबरानी बाग का निर्माण तत्काल करेंगे। चारों तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं, और बीजेपी
ही उनमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। दो मंडल अध्यक्ष जमानत में हैं। ओबीसी का आदमी आज तक 26 जून से गायब है हरिद्वार वाली घटना पे, और दुख संघ के चेयरमैन पकड़े गए लेकिन अभी भी पद पे हैं। और दूसरी तरफ जो सरकारी महकमा है वो लगातार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहा है। हारे हुए लोगों को, पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप कर रहे हैं, और जो जनता के चुने हुए पदाधिकारी हैं या विधायक हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, उनकी अनदेखी हो रही है। और लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों का जनजीवन बहुत बुरा हाल है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का जीवन और मुहाल हो गया है। आपदा से ग्रसित लोगों को मुआवजे नहीं मिल रहे, बाढ़ में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, फसलें चौपट रही उनको नहीं देखा जा रहा। तो इन सभी विषयों को लेकर ये आक्रोश है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसमें भागीदारी कर रहा है। देखिए, सशक्त भूखंड तो बनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का बयान मुख्यमंत्री ने दिया हम उसके साथ नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स को संरक्षण भी दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को हम वेलकम करते हैं, आप स्कूल खोलिए, अस्पताल खोलिए, टूरिज्म में काम कीजिए, दूसरी तरफ कह रहे 250 का। तो एक बात का कॉन्ट्राडिक्टरी बयान एक ही भाषण में दे रहे हैं, हम उसके विरोधी हैं। सख्त कानून होना चाहिए। नारायण दत्त तिवारी जी ने जिस कानून को बनाया था उसको लागू करिए, उससे अच्छा क्या हो। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।